बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी का बयान, मोदी जी ने देश को मजबूत लीडरशिप दी है। डाटा बेचने का रेलवे का कोई प्लान नहीं है। हमने गांव-गांव तक बेसिक सुविधाएं पहुंचाई हैं। बीएसएनएल को पिछली सरकारों ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। हमने सुधारने का काम किया है। मोदी जी ने 1,64,000 करोड़ का पैकेज बीएसएनएल को दिया है। उसके बाद बीएसएनएल स्टेबल होकर उभरा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी के नेताओं के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के सवाल के जवाब में मंत्री ने दिया ये बयान। बीजेपी एक पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी है। जन जन का ये विश्वास है, मोदी जी ने देश को सही दिशा दी है। महाभारत के समय से जो विश्व विख्यात बिजनौर है, वहाँ आज आके जीवन सौभाग्य धन्य हुआ। साथियों, 3-4 बातें आपके साथ में शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूँगा। पहला तो बिजनौर के रेलवे स्टेशन का आज सुबह इंस्पेक्शन किया। बिजनौर के रेलवे स्टेशन को किस तरह से और अत्याधुनिक बनाया जाए, उस पर कुछ निर्णय लिए गए सुबह। बहुत जल्दी आप वो काम को देखेंगे। जब काम को देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। नई तरह की फैसिलिटीज़ उसमें हो, कैसे लंबे प्लेटफॉर्म और ऊंचे हो, पूरी बिल्डिंग का डिज़ाइन नया हो, एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन जैसा होना चाहिए, वैसी उसमें क्या क्या सुविधाएं और हो, वो सारे इंस्ट्रक्शन सुबह दिए गए। अगले 7-8 महीनों में आप उस काम को देखेंगे। पहला ये विषय था। दूसरा विषय आज सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने रखा। बिजनौर से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है, उसमें मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर, इस विषय को सबके सामने रखा है। सबने रखा है आज उसको। अब तक जो सर्वे होता था वो सर्वे मेरठ से हस्तिनापुर का सर्वे था। तो आज अभी निर्णय लिया है कि इस सर्वे को मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करेंगे। मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करने से पता चलेगा कि वाकई इतना ट्रैफिक है नहीं है, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा आगे का। लेकिन आज एक बहुत अच्छा विषय सबके सामने सभी आज जनप्रतिनिधियों ने रखा कि मेरठ से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से आगे बिजनौर तक कल्पना करनी चाहिए कनेक्टिविटी की, तो उस पर काम चालू करेंगे। तीसरा विषय आया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अभी भी जहाँ पे टावर नहीं है, सिग्नल नहीं आता। 2-3 विशेष स्पेसिफिक नाम भी आए, मेरे नोट किए हुए सारे, और यहाँ गंज। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे एरिया है जहाँ पे जाने से सिग्नल पूरा ख़त्म हो जाता है। इस पे भी तुरंत इस पे काम चालू करेंगे, किस तरह से सिग्नल बना रहे, किस तरह से कनेक्टिविटी एकदम प्रॉपर रहे। चौथा विषय आया था, कुछ जगह ऐसे इंडिविजुअल आइटम्स आए हैं, कहीं पे रोड का विषय आया है, कहीं पे दलदल वाला विषय आया है। इस तरह के कई सारे विषय हैं जो कि अन्य सभी मंत्रालयों के साथ बातचीत करके उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने विषय रखे, आपके प्रश्न लेंगे। वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो बीजेपी का, उसके खिलाफ बीजेपी के लोग ये उस प्रस्ताव लेके आ रहे हैं और उनकी मांग भेज रहे हैं, तो कैसे मिल के आगे इसको लड़ा जाएगा, कैसे मिलाएंगे सबको? हमारी पार्टी एक प्योरली डेमोक्रेटिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर किसी भी जगह अगर कोई आपस में इस तरह की बात होती तो हमारी सांगठनिक व्यवस्था है, हम जो कुछ भी करेंगे उसी सांगठनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे सारे के सारे मतभेद कहीं होते हैं तो उनको निपटाने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में काम करें। मतलब ये मजार बनी हुई है रेलवे स्टेशनों पर, ट्रैकों के आसपास, क्या है उनका कोई प्लानिंग है हटाने का भविष्य में, जिससे उनका रेलवे ट्रैक की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना पड़ेगा करेंगे। दिल्ली से बनारस के लिए हाई स्पीड ट्रेन की बात चली, उसमें कुछ है प्रोग्रेस? आपने सबने अगर YouTube पे या वीडियो देखे होंगे तो जो पहली बुलेट ट्रेन है मुंबई से अहमदाबाद, उसमें गुजरात वाले सेक्शन में जहाँ पे गुजरात सरकार ने ज़मीन दी थी और अब महाराष्ट्र सरकार ने भी ज़मीन दे दी है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। कुल मिला के 80 किलोमीटर के पिलर्स बन चुके हैं और अब उसके ऊपर जो वायाडक्ट बनता है वो वायाडक्ट बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उसके फिर आगे के
सारे कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। देखिए, हाई स्पीड बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी है। उसको समझना, उसको आत्मसात करना, देश की परिस्थितियों के हिसाब से उसको किस तरह से उसमें जो भी परिवर्तन लाने वो परिवर्तन लाने, एडजस्ट करना, एक काम करने का नया तरीका सीखना, वो सब उस प्रोसेस से चल रहा है। क्लियर संकल्प है इस प्रोजेक्ट से जो हम सीखेंगे, उस प्रोजेक्ट से सीखने के बाद में देश में और भी बहुत सारे शहर हैं जिन शहरों में बुलेट ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। तो उस परिस्थिति में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। महोदय, एक सवाल था, दूरी दुगनी है, किराया एक है, 30 रुपये में बस से मैं ज़रूर इसको बोर्ड में पूछूंगा। मंत्री जी, एक आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। रेलवे स्टेशन आज तो रेलवे स्टेशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके पेड़ खड़े हैं बहुत सारे, और उनकी सबकी आयु पूरी हो चुकी है। तो जो प्राइवेट कॉलोनी है, तो जब भी हवा चलती है, तेज आंधी चलती है, तो कई पेड़ छतों पर गिरते हैं, उसमें कई नुकसान होते हैं। ये विषय आप मेरे सामने लाए, इस पर ज़रूर इस पर ये क्योंकि बड़ा है कि कभी भी नुकसान हो सकता बड़ा। अच्छा, ज़रूर इस पर मिला। माननीय मंत्री जी, गांव-गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी गांव में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं, ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध नहीं, जबकि पहले थी और सारी व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हैं, सारे जो खास केंद्र थे वो ठप पड़े हैं। ऐसे में कैसे गाँव से कनेक्टिविटी? बहुत विषय आपने महत्वपूर्ण उठाया है, और इस विषय पे मैं आपको एकदम संजीदगी के साथ बताना चाहता हूँ। BSNL को, भारत संचार निगम को, जिस तरीके से पिछली सरकारों ने एकदम बिल्कुल पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, उसके बदले उसको कैसे सुधारें, कैसे सुदृढ़ करें, जिससे कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचे, गांव-गांव तक फाइबर पहुंचे, और वो फाइबर की व्यवस्था अच्छे से अच्छे उसको मेंटेन कर पाएँ, लैंडलाइन मिले, ब्रॉडबैंड मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1,64,000 करोड़ का 1,64,000 करोड़ का पैकेज BSNL के लिए दिया। इससे पहले 2019 में 92,000 करोड़ का पैकेज दिया था। उसके कारण BSNL, पिछले पैकेज के कारण BSNL एक स्टेबल कंपनी बन के उभरी है। पहले हालत बहुत ख़राब थी। सुनिए, ये तो आपने प्रश्न पूछा तो सुनना तो पड़ेगा ना उत्तर। तो उसको स्टेबल किया, अब उसको ग्रोथ के पाथ पे लाया। बहुत मेहनत है, जैसा आपने पहले जब आपने प्रश्न किया था या किसी ने प्रश्न किया था, तो मैंने ये कहा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और BSNL के सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप पूरी तरह से कस्टमर फोकस्ड हो जाए, कि जिनके लिए आपको इतना बड़ा पैकेज मोदी जी ने दिया है 1,64,000 करोड़ का, एक कस्टमर की प्रॉब्लम को, एक आपके किसी भी जगह ब्रॉडबैंड हो, फिक्स्ड लाइन हो, नेट हो, टावर की व्यवस्था, सब पे तेज़ी से काम करेंगे। आप विश्वास रखिए, अगले आप 1 से 1.5 वर्षों, समझो आप 12 से 18 महीने के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन BSNL 5G स्पेक्ट्रम में भी इसको जो है फेक न्यूज़ है, आपने देखा था ना, एकदम फेक न्यूज़ था वो। अरे मंत्री जी, जो रियायत चल रही थी, जो रियायत चल रही थी सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो कब तक बहाल होगी? सीनियर सिटीजन्स के लिए रियायत पे काम चल रहा है ऑलरेडी। देखिए, आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को, हर पैसेंजर को करीब 55% की रियायत है। कैसे? अगर रेलवे का खर्चा 100 रुपये आता है, टिकट हम 45 रुपये का लेते हैं। पिछले वर्ष 62,000 करोड़ की सब्सिडी रेलवे ने, भारत सरकार ने पैसेंजर को दी है। पैसेंजर यात्रियों को, सभी यात्रियों को, देश भर के यात्रियों को 62,000 करोड़ की सब्सिडी पिछले वर्ष दी है। तो ये विषय बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। मंत्री जी, एक मिनट, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की 2 साल से बंद की हुई है। आप बता रहे हैं, हाँ भाई, मोरध्वज का किला, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे नजीबाबाद में, आप सिर्फ मसूरी एक्सप्रेस गाड़ी होगी दिल्ली के लिए या शाम को है, इसके बीच में कोई गाड़ी नहीं है। और पहले जो है कोटद्वार से कनेक्टिविटी होती थी, वहाँ से 2 डिब्बे हमारे मसूरी एक्सप्रेस में जुड़ते थे, जिससे हमारे पहाड़ के लोगों को जाना होता था, तो फ़ायदा होता था। लेकिन किन्हीं कारणवश वो डिब्बे बंद कर दिए गए। आपकी बात सही है। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे बदली तो देश भर में
जो पुरानी एक टेक्नोलॉजी से कोचेस की मार्शलिंग होती थी। मार्शलिंग का मतलब 2 जगह से अलग अलग कोच आए, उनको जोड़ के एक ट्रेन बनती थी। जब से LHB कोच, जो कि बहुत सेफ कोच है, बेटर कोच है, बेटर क्वालिटी है, उसमें झटके भी कम होते हैं, LHB कोच आने के बाद में मार्शलिंग वाली प्रथा देश भर में समाप्त हुई। उसके कारण कई जगह जो आपने विषय उठाया ऐसे विषय हैं, अब उसको कैसे समाधान करें, उसको समाधान करने के लिए नई तरह की ट्रेन्स बन रही है, जिनको मेन लाइन EMU कहते हैं। मेन लाइन EMU यानी मेट्रो की जैसी गाड़ी है, उसके अंदर इंजन नहीं होता है। जैसे मेट्रो में ऊपर से हर तीसरे डब्बे में या हर दूसरे डब्बे में पावर आता है, उसी तरह की व्यवस्था होती है। वैसी बहुत सारी ट्रेनें बन रही हैं, और जो आपने जिस तरह का आपने रूट बताया, इस तरह के रूट्स में रैपिड मेट्रो जैसी व्यवस्था चलेगी। इसमें समय लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि एक एक करके गाड़ियाँ लानी, नए तरह की कोच लाने, नए तरह की व्यवस्थाएं बनानी उसमें, लेकिन उसी प्रयास में है सभी के सभी, उसी प्रयास। ये विषय आया है हमारे सामने, आज सभी जनप्रतिनिधियों ने बताया है, और वहाँ पे ऑलरेडी जैसे ही मुझे बताया गया, तुरंत मैंने DRM साहब को आदेश दिया है कि फटाफट उसका सर्वे करिए, जल्दी से जल्दी सर्वे करके उसमें अंडरपास बनाना है, ओवरपास बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, और बनाना तो कितनी लेंथ होएगी, कितनी कॉस्ट आएगी, उसका पूरा एस्टिमेट बना के दें। महोदय 1-2 साल से आपने कोरोना के चलते हमारे नजीबाबाद से होकर गुजरती है, पंजाब से। इंडिविजुअल ट्रेन की बात आप करेंगे, उसको आप सुनिए, इंडिविजुअल सवाल ले लो, इंडिविजुअल सवाल ले लो। एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिजनौर जिले के लोगों का एक ख्वाब है, ख्वाब ये है कि हम सीधे मुंबई से कैसे जुड़ें। क्या ये ख्वाब आपके कार्यकाल तक पूरा हो पाएगा? ये मेरा मैंने सीधे मुंबई से जुड़ने का मतलब डायरेक्ट ट्रेन की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद, ये 4 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह से उसके मतलब उसमें कोई भी टाइम टेबल में भी 1 मिनट ऊपर नीचे करने की गुंजाइश नहीं, बहुत ही चौक है। लेकिन जैसे जैसे फ्रेट कॉरिडोर बनता जा रहा है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, उससे नई कैपेसिटी रेलवे नेटवर्क में आ रही है। जैसे जैसे नई रेलवे कैपेसिटी आ रही है, नई ट्रेन चलाने की बात होगी। फ्रेट कॉरिडोर का काम करीब करीब 1 साल का और काम है। ये 1 साल का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद में नई ट्रेन की व्यवस्था देश में कई जगह होगी। मतलब एक सवाल है हमारा, उसमें बिजनौर भी आएगा ही आएगा। मंत्री जी 2 साल से कोरोना के चलते आप मान्यतादार पत्रकारों की आपने सुविधा बंद करी है, ये क्या जो चालू कराओ सब वही मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए, सभी को आज भी 55% सब्सिडी दी जा रही है। अगर आपका टिकट हो, किसी का भी टिकट हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो या नॉन जर्नलिस्ट हो, आज भी सबको 100 रुपये की कीमत पे 45 रुपये का टिकट दिया जा रहा है। 62,000 करोड़ पिछले वर्ष सब्सिडी दी गई है सभी पैसेंजर्स को मिला के देश भर में। इसके अलावा और क्या करना है, उस पर कार्य चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है। मंत्री जी, 3 साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन विभाग को उनको रिन्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बंद पड़े हैं तो बंद पड़े हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। इस पर आपका है 5G का ऑक्शन, जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, कंप्लीट हुआ। ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद में जितने भी लोगों ने ऑक्शन में स्पेक्ट्रम लिया, सबको स्पेक्ट्रम दे दिया गया। यानी अब जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है टेलीकॉम का, संचार में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक पारदर्शी तरीके से सभी लोगों को दे दिया गया। अब सभी के सभी लोग लगे हुए हैं टावर के ऊपर इक्विपमेंट, साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना है, नए तरह का कोर नेटवर्क लगाना है, नए तरह के रेडियो नेटवर्क लगाना है। ये जो टेक्निकल व्यवस्थाएं होती है, वो व्यवस्थाएं अभी की जा रही है। अक्टूबर में 5G देश में आरंभ होगा, और उसके बाद में तेज़ी से अगले 18 महीने में तेज़ी से देश भर में फैलेगा। तो अंदाज़ा है जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, वो ये है कि करीब अगले 500 दिनों में 500 शहर और कस्बे 5G से जोड़ दें, और उसके आगे भी सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें BSNL भी कोई अपना प्रयास कर रहा है? BSNL का काम भी बहुत तेज़ी से, BSNL का जो 2G और 3G वाला नेटवर्क है, उसको बहुत ही तेज़ी से अगले 12 से 16 महीने के अंदर बहुत ही तेज़ी से 4G में कन्वर्ट किया जाएगा।
और साथ ही साथ 4G को 5G में कन्वर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि BSNL में जो नेटवर्क लगेगा, जो पूरी टेक्नोलॉजी लगेगी, शुद्ध हिंदुस्तान में बनी हुई टेक्नोलॉजी लगेगी, पूरी तरह से एंड टू एंड हिंदुस्तान में बनी हुई टेक्नोलॉजी लगेगी। उसका कोर नेटवर्क, उसका रेडियो नेटवर्क, उसके इक्विपमेंट, सारी की सारी चीज़ें हिंदुस्तान में बनी हुई होगी। भारत टेलीकॉम के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट संकल्प दिया है हमको विभाग में, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में हमें संपूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर होना है और साथ ही साथ हमारी टेक्नोलॉजी को हम कैसे विदेश में लेके जाएं, विश्व के सभी देशों में लेके जाएं, वो व्यवस्था करें। मंत्री जी, खाली पड़ी है जगह, उनकी लीज पे दे रही है, उसका क्या माना जाए कि BSNL के पास? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप बहुत ही, आप में से टेक्निकल लोग कितने, आप टेक्निकल हैं। पहले स्विच होते थे मैकेनिकल स्विच, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आए। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के बाद में पूरी की पूरी जो स्विचिंग सिस्टम है, टेलीफोन का जो एक्सचेंज होता है, वो टेक्नोलॉजी पूरी बदल के अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे BSNL के पुराने एक्सचेंजेस थे, उन एक्सचेंजेस का अब एक्सचेंज के हिसाब से उपयोग नहीं रहा, तो उस ज़मीन को या उस बिल्डिंग का कोई न कोई दूसरा नया उपयोग किया जा रहा है। हमने सारे के सारे बैंकों को बोला है, जितने बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, सबको बोला है कि हमारे देश भर में जगह जगह एक्सचेंजेस बने हुए हैं, आप उनको लीज पे ले लो, तो आपके भी उपयोग हो जाएगा, आप भी जनसाधारण तक और नज़दीक पहुंच पाओगे और BSNL के उस बिल्डिंग का भी उपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से कोई ना कोई दूसरा उपयोग इसके लिए